आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री अच्युतानंद मिश्र जी, आदरणीय राम बहादुर राय जी, भारत के शिक्षा मंत्री सम्माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, राज्यसभा के उपसभापति आदरणीय हरिवंश जी, अभी जिनको हम सब ने सुना मेरे बड़े भाई श्री महेश शर्मा जी, सच्चिदानंद जोशी जी, श्री लल्लू सिंह जी, श्रीमान बीरेन्द्र सिंह जी, आदरणीय केसी त्यागी जी, डॉक्टर दिनेश सिंह जी, राजीव बोरा जी, रमाशंकर जी, जस्टिस आदर्श गोयल जी, श्याम जाजू जी, आदरणीय इंद्रेश जी, सभागार में उपस्थित सभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, हम सभी पिछले वर्ष दिसंबर से ही इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। कहावत है कि प्रार्थना के दो रूप होते हैं, एक तो स्वयं प्रार्थना है और दूसरा इंतज़ार। प्रार्थना आसान है लेकिन इंतज़ार थोड़ा कठिन है। प्रतीक्षा में बेचैनी है लेकिन अनंत की संभावना भी है। आज वही क्षण आया है जब अनंत हमारे बीच स्वयं मौजूद है। अनंत शिखर या मैं कहूँ कि हिमालय के सामने खड़े होने पर प्रसन्नता भी होती है और एक बड़ी दुविधा भी रहती है। समझ में नहीं आता कि उसे पर्वतों का राजा होने की बधाई दी जाए या उसे हिमालय जैसा अतुलनीय होने पर आभार व्यक्त किया जाए। आज यही दुविधा मेरे सामने है। आदरणीय राय साहब से मेरा परिचय 80 के दशक से है। अनुभव पर पत्रकारिता का आधार रखने का काम मैं समझता हूं कि आदरणीय राम बहादुर राय जी ने किया है और इसीलिए सूफी संतों की इस मजाजी और इस हकीकी के यथार्थ से प्रेरणा लेते हुए मैं संविधान पर इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लिए उनको हृदय से बधाई भी देना चाहता हूं और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। बड़ी मज़ेदार बात है कि भारतीय संविधान अनकही कहानी, जैसा महेश जी बता रहे थे कि 500 पन्ने विश्लेषण से शुरू होते हैं लेकिन वो परम संश्लेषण पर समाप्त होते हैं। ये नई पीढ़ी के पाठकों के लिए अपने आप में एक बहुत अनोखी बात होगी, लेकिन जो लोग राय साहब की लेखनी से परिचित हैं वो उनकी कलम से 3 मुख्य गुणों के साक्षी रहे हैं। पहला सोचना, दूसरा विचारना और फिर तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उसे जीना। मैं समझता हूँ कि ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। पत्रकारिता की लेखनी हो या फिर रहबरी के सवाल या मंजिल से ज़्यादा सफ़र पुस्तकों की बात हो, राय साहब की लेखनी कहती है पढ़ो, सोचो, विचारो, खोजो, लेकिन उसमें जो सबसे गूढ़ तत्व है वो अनुभव से ही मिलेगा। इसे चेतावनी के रूप में भारतीय संविधान अनकही कहानी की भूमिका में राय साहब ने लिखा है, जिसका जिक्र अभी मेरे पूर्व किया गया। यह पुस्तक क्यों, कैसे और किस लिए, एक शब्द महेश जी भूल गए थे, किस लिए, उसे मैं जोड़ता हूँ। पहले पन्ने के सवाल का जवाब 23वें पन्ने पर है, जहाँ राय साहब ने लिखा है जो संविधान बना वह कैसे बना और किन अवस्थाओं में बन पाया, उससे सभी पाठक अवगत हो सकेंगे और संविधान पर संवाद करने में भी समर्थ हो सकेंगे। इस संवाद का सूत्र भी राय साहब ने दिया है, संवैधानिक राष्ट्रीयता की चेतना। मैं समझता हूँ कि ये सूत्र है इस पूरी पुस्तक का। 16 पन्ने की भूमिका में जो राय साहब ने लिखा है, इतना स्वाद आएगा कि आपको लगेगा कि मंजिल आ गई है और सब कुछ समझ लिया है। लेकिन वो सिर्फ पहला कदम है। पहले कदम पर इस किताब की यात्रा इतनी मीठी हो जाती है कि गहरे डुबकी में जाना ये थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन जब डुबकी में हम जाते हैं
तो बड़े बड़े हीरे मोती भी हाथ में लगते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मैं मानता हूँ उन्हें में से एक अनमोल सूत्र द्वारा अनेक सूत्र मिलेंगे। 38वें अध्याय के 258 पन्ने पर टीटी कृष्णमाचारी के बारे में चर्चा करते हुए राय साहब ने लिखा है कि टीटी कृष्णमाचारी के बोलने का सीधा अर्थ था सत्य से साक्षात्कार। लगभग 3 साल, मैंने 2 साल 11 महीने 17 दिन की संविधान सभा की कार्रवाई के तथ्य से साक्षात कराती ये पुस्तक आने वाली नई पीढ़ियों का विधान के संदर्भ में निश्चित रूप से मार्गदर्शन करेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तब अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने कई विद्वानों को अपने भाषण में उद्धृत किया था, और एक उद्धरण मैं उसमें से आपके बीच रखना चाहूँगा। जोसेफ स्टोरी का भी उसमें वर्णन है, जिन्होंने अमेरिकी संविधान के बारे में लिखा था। अमेरिका के नवयुवकों को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अपने विधान में उन्हें एक ऐसी ऊंची विरासत मिली है जिसे उनके पूर्वजों ने अथक परिश्रम, कष्ट, बलिदान करके अपना खून देकर उपार्जित किया था, और यदि ईमानदारी से इसकी रक्षा की जाए और बुद्धिमत्ता से इसे और समुन्नत बनाया जाए तो यह इस योग्य है कि उनके सुदूर भावी वंशजों को जीवन की समस्त कामनाएं, स्वातंत्र्य, संपन्नता और धर्म का सुखद उपभोग का अवसर प्रदान कर सकती है। डॉक्टर सिन्हा ने 9 दिसंबर को सभी सदस्यों से आग्रह किया था कि जो विधान आप बना रहे हैं वह अमर हो, केवल विवेक या जनसेवा की भावना और विशुद्ध देशभक्ति से ही परिपूर्ण न हो, बल्कि बुद्धिमत्ता, सहिष्णुता, न्याय और सबके प्रति सम्मान तथा सद्भावना से भी ओतप्रोत हो। मैं मानता हूँ कि लगभग 3 सालों के अमृत मंथन में हमें जो संविधान मिला वह 7 दशकों से समतामूलक विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, चुनौतियों का सामना करने में हमारी मदद कर रहा है, और मैं समझता हूं कि हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत का काम भी कर रहा है। मित्रों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति भी अगर कृतज्ञता न ज्ञापित करूं तो मुझे लगता है कि ये बेमानी होगी, जिन्होंने इस विरासत के उत्तराधिकारियों आज की पीढ़ी को संविधान की महत्ता से परिचित कराने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया और संविधान में निहित राष्ट्रीय हितों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का भगीरथ प्रयास किया है। मुझे याद है, मैं संसद में था, 27 जनवरी की तारीख भी याद है, 27 जनवरी 2020। संसद के केंद्रीय सभागार में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान निर्माण की यात्रा पर अपने संबोधन में जो बात कही थी उसे उद्धृत करना मैं आवश्यक समझता हूँ। उन्होंने कहा था कि संविधान के लिए या किसी भी प्रकार के शासन के लिए एक कसौटी होती है कि वह अस्थायी और हितकारी हो। हमारा संविधान इस कसौटी पर खरा उतरा है। इसकी सफलता का एक कारण यह है कि इसमें व्यक्ति के अधिकारों और सामूहिक जीवन की आवश्यकताओं के बीच, राज्य तथा केंद्र के बीच मजबूत ढांचे और लचीलेपन के बीच उत्कृष्ट संतुलन है। मित्रों, वाजपेयी जी ने जो बात कही थी, मैं मानता हूं कि वो भाषा उपनिषदों की भाषा है। उन्हें हम शून्यवादी भी कह सकते हैं, लेकिन उनकी बात शून्य पर पूरी नहीं होती, बल्कि वहीं से शुरू होती है। और वाजपेयी जी की बात से मुझे बाबा भीमराव अंबेडकर की वो बात याद आती है जो 3 साल के अमृत मंथन में निकला था, और बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, यह उस समय बुरा बन जाता है जब उसके माध्यम से काम करने वाले बुरे होंगे। संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, यह उस समय अच्छा बन जाता है जब उसके माध्यम से काम करने वाले अच्छे होंगे।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ी आध्यात्मिक बात कह गए थे और उसका स्वाद अगर आप चाहें तो कबीर के दोहे से ले सकते हैं। मनरे जाग रहिए भाई, माकिल होय बसत मति खोवे, चोर मुसह घर आई। जागृति बहुत जरूरी है, नहीं तो चोर घर में घुस ही आएगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सुप्त समाज को जागृत करने का बहुत बड़ा प्रयास किया है और तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए अधीर भारत के नागरिकों को हमारे बेहतरीन संविधान और उसमें निहित शक्तियों से उन्हें परिचित कराने का एक बड़ा काम किया है। संविधान सभा की बहस के कई वॉल्यूम त्यागी जी जैसे और अनेक यहाँ महेश जी जैसे लोगों ने पढ़ा है। थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है मुझे बखूबी याद है कि सभा में मुंबई के जो सदस्य श्री M.R. मसानी साहब ने चर्चा के दौरान कहा था कि इस विधान के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा के साथ लोगों को अवसर की समानता का हक होगा, ताकि सभी नागरिकों को अपने विशेष गुणों को विकसित करने का समान अवसर मिल सके, जिसे सार्वजनिक हित के कामों में लगा सकें। मैं समझता हूँ आज चारों तरफ हो रहा समावेशी विकास ही संविधान निर्माताओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। राय साहब ने संविधान के कई अन्य ऐसे पहलुओं को उभारा है जिसे छूने में कई बड़े बड़े विधिवेत्ता भी हिम्मत जुटा नहीं पाते हैं। यहाँ मैं एक बात और जोर देकर कहना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में भटकने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 25 जनवरी 1957 के अपने अभिभाषण में कहा था कि प्रगति की घाटी से होकर जाने वाला मार्ग आवश्यक रूप से टेढ़ा मेढ़ा और ऊंचा नीचा होता है, लेकिन एक सूत्र में आबद्ध होकर हमें राष्ट्र को मंजिल की प्राप्ति तक आगे बढ़ाने का काम करना है। एक कहानी है छोटी सी, मैं कह के ख़त्म करूँगा। एक दुकान पर एक शिकारी कंपास खरीदने गया। उसे जंगल में जाना था और उसे लगा कि दिशा सूचक यंत्र हमारी बहुत मदद करेगा, आवश्यक है। दुकानदार ने उसे चमकता हुआ कंपास दे दिया। जब शिकारी खोलकर उसे देखता है तो सुई के पीछे एक आईना भी लगा हुआ था। उसको समझ में नहीं आया। उसने कहा कि ये दिशा सूचक यंत्र है या कोई साज श्रृंगार का सामान है। दुकानदार से उसने पूछा, भाई कंपास में आईने की क्या ज़रूरत है? तो दुकानदार ने कहा कि अगर तुम भटक जाओगे तो कंपास स्थान बताएगा, लेकिन दरअसल आईना बताएगा कि कौन भटक गया है, कहाँ भटक गए हो। ये कंपास बताएगा कौन भटक गया है, ये आईना बताएगा। हमारा विधान, हमारा संविधान, हमारी नीतियाँ वो आईना हैं जो भटकने से हमें रोकती हैं और जो दलगत, जातिगत स्वार्थों और गुटबाजी तथा संकीर्णता से ऊपर उठकर हमें राष्ट्र निर्माण की राह की तरफ अग्रसर करती हैं। मित्रों, मैं आप लोगों को जम्मू कश्मीर की एक दो बात बता के विदा लूँगा। भारतीय संविधान के सभी लाभ से वंचित एक बड़ी आबादी 5 अगस्त 2019 को इन सब लाभों को पा सकी। मैं उसकी पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता हूँ। एक विधान ने प्रगति और आम आदमी के जीवन स्तर में बदलाव के अनंत रास्ते खोल दिए हैं। आज सभी 890 केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर में लागू हैं और दशकों से उपेक्षित वर्ग को इतिहास में पहली बार न्याय मिल रहा है। यह हमारे संविधान की खूबसूरती है। यही बात तो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जिसे राय साहब ने अपने पुस्तक में उद्धृत भी किया है कि हमारा तो भला इसमें है कि संविधान को कैसे हम गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित के काम में लगाएं। बोलते बोलते मुझे समय का ध्यान नहीं रहा, मुझे क्षमा करिएगा। ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि राय साहब ने जो किताब लिखी है वह चेतना का उत्तुंग शिखर है और उसके बारे में कुछ बोलते हुए फिर कबीर याद आते हैं
कि गूंगे केरी सरकरा, खाए और मुस्काए। यह गूंगे के गुड़ के समान है, खाते रहिए, मुस्कराते रहिए, आनंद लेते रहिए। मिठास लग रही है लेकिन बखान करने के लिए शब्द नहीं है। उपनिषद के एक छोटे से पंक्ति का जिक्र करूंगा। अचिंत्यम अव्यक्तम अनंत रूपम। चिंतन के परे, व्यक्त न होने वाले और अनंत रूप को ऋषि मुनि भजते हैं। इसलिए व्यक्त सिर्फ माध्यम हो सकता है अव्यक्त को लोगों तक पहुंचाने का। और मैं बहुत से अज्ञात तथ्यों पर प्रकाश डालने के लिए आदरणीय राय साहब के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और एक बात कहना चाहूँगा, बड़ी संवेदनशीलता के साथ राय साहब ने वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ी के लिए एक ऐसा अमूल्य उपहार दिया है। और ये किताब एक ऐसा महानतम खजाना है जो पीढ़ियों तक मानव चेतना को जागृत करने, संविधान के सरल गूढ़ तथ्यों को सुलझाने समझाने में दिए की तरह पथ प्रदर्शक का काम करेगी। मैं प्रभात प्रकाशन को तथा यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट जनों को भी हृदय से साधुवाद देता हूँ कि मुझे आपने सुना। धन्यवाद। जय हिंद।